नमस्कार। घाटशिला उपचुनाव को लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर छोड़ी है और उस तस्वीर में उनके बेटे बाबूलाल सोरेन भी दिख रहे हैं और उन्होंने लिखा है जोहार धालबुमगढ़। इससे ठीक 4 दिन पहले भी उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और लिखा था जोहार घाटशिला, और उस तस्वीर में खुद चंपई सोरेन और उनके ठीक पीछे बाबूलाल सोरेन दिख रहे हैं। इस तस्वीर का इस चुनाव से यही कनेक्शन है और इसलिए मैं जोड़कर बता रहा हूं, क्योंकि 2024 के चुनाव में जब रामदास सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तब भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन के बेटे ही चुनाव वहां से लड़े। हालांकि 22,000 से अधिक वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रामदास सोरेन चुनाव जीते और उसके बाद मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिली, लेकिन बहुत दुखद घटना घटी और उसके बाद उनका निधन हो गया। अब वहाँ से उपचुनाव होना है और चर्चा ये है कि उनके बेटे सोमेश सोरेन जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हो सकते हैं या उनकी पत्नी भी उम्मीदवार हो सकती है। मतलब परिवार का ही कोई सदस्य जो है उम्मीदवार हो सकता है। पिछले दिनों घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से सोमेश सोरेन का नाम जो है वो आगे बढ़ा दिया है, जिसमें कि घाटशिला, धालबुमगढ़, मुसाबनी और गुड़ाबांदा, ये 4 प्रखंड की बैठक थी कमेटी की और इसी में इनके नाम की जो है चर्चा काफ़ी थी। 2024 में जब चुनाव हुआ था उस समय वोटों का क्या समीकरण था एक बार हम बता दें और उसके बाद इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे जितेंद्र सर भी हैं। 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार थे रामदास सोरेन, जिन्हें 98,356 वोट मिले थे। भाजपा के उम्मीदवार थे बाबूलाल सोरेन, जिन्हें 75,910 वोट मिले थे। और JLKM के उम्मीदवार थे रामदास मुर्मू, जिन्हें 8,092 वोट मिले थे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे सुनील कुमार मुर्मू, इन्हें 1,272 वोट मिले थे। इसके अलावा नोटा को 2,868 वोट मिले थे। जीत का जो अंतर है रामदास सोरेन का, वो 22,446 ये अंतर था जीत का। 22,000 से अधिक वोटों से रामदास सोरेन ये चुनाव जीते थे। अब उपचुनाव हो रहा है और माना यही जाता है कि उपचुनाव में ज़्यादा जो है सिंपैथी कार्ड काम करता है और झारखंड में अक्सर यही देखने को मिला है। जहाँ जहाँ उपचुनाव हुए हैं, जो कोई भी जिनके निधन के बाद फिर उम्मीदवार होता है वही चुनाव जीतता है। अभी तक का यही ट्रेंड है। आंकड़ा बताएंगे झारखंड अलग होने से लेकर अब तक क्या क्या आंकड़ा रहा और इस चुनाव में क्या कुछ हो सकता है। कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है अब घाटशिला उपचुनाव को लेकर। हाँ, देखिए, मतलब 2 चीज़ें बहुत क्लियर है और वो क्लियर संकेत कर रहा है। जैसे चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, इनकी शुरू से राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही है और उसका आप असर भी देखे थे 2024 के चुनाव में कि उनको पार्टी को इसी शर्त पर ज्वाइन किए थे। एक शर्त यह भी था कि बेटा को टिकट मिले, तो बेटा को घाटशिला से भाजपा ने टिकट दिया। और इस कारण से अभी का जो परिदृश्य है उसमें ऐसा नहीं लगता है जो बाबूलाल सोरेन को टिकट नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबूलाल सोरेन को अगर टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी पैदा होगी और अभी भाजपा इस स्थिति में बिल्कुल नहीं है जो चंपई सोरेन को नाराज करते हैं। और माना यही जाता है, चूंकि चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है और उस इलाके में उनकी अच्छी पैठ है। मतलब JMM में थे तो बहुत मजबूत थी, बीजेपी में आने के बाद कम हुआ या ज़्यादा हुआ ये तो अब उपचुनाव में पता चल पाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि वही मजबूत उम्मीदवार है। हाँ, बहुत मजबूत, मतलब मजबूत नहीं, हम थोड़ा सा बहुत मजबूत शब्द का, क्योंकि क्लियर मतलब चंपई सोरेन को नाराज करने की स्थिति में भाजपा नहीं है और बाबूलाल सोरेन को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी पैदा होगी। और चंपई सोरेन ही अभी भाजपा में एक आदिवासी नेता है जो आदिवासियत की बात को लेकर वो लगातार JMM को, इंडिया गठबंधन को घेरने में आगे दिख रहे हैं, मुखर होकर बोल रहे हैं। इसके अलावा भी कई और बीजेपी के तरफ से नाम हैं जिनके नाम की चर्चा है। एक तो रमेश हांसदा हैं, इसके अलावे दयामणि मुर्मू हैं जो जिला परिषद सदस्य भी हैं, और एक लखन चंद मार्डी हैं जो 2019 में ये चुनाव लड़े थे भाजपा के टिकट पर और 56,807 वोट इन्होंने लाया था। मतलब काफ़ी वोट इन्होंने लाया था तब, जबकि आजसू अलग से चुनाव लड़ रही थी और आजसू के उम्मीदवार थे प्रदीप बालमुचू और उन्होंने भी करीब 31
हजार के आसपास वोट लाया था। और रामदास सोरेन 19 में जीते थे करीब 61, 62, 63 हजार वोट लाकर। अगर इन दोनों का वोट जोड़ दिया जाए तो रामदास सोरेन उसी वक्त चुनाव हार भी सकते थे। ये भी एक तरह की चर्चा जो है लगातार होती रहती है, लेकिन फिर भी अभी रेस में बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन हैं। हाँ बिल्कुल हैं। और उस समय अगर मतलब 2019 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2019 में जैसा कि आपने बताया, उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे रहे हैं। जो 63,531 मत मिले थे रामदास सोरेन को, और लखन मार्डी जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे उनको 56,807 वोट मिला था। तो लगभग 437 मतलब 7,500 मतों से रामदास सोरेन जीते थे और लखन मार्डी चुनाव हार गए थे। लेकिन प्रदीप बालमुचु उस समय कांग्रेस छोड़ करके आजसू में शामिल हुए और आजसू की टिकट पर चुनाव लड़े और 31,910 वोट मिला प्रदीप बालमुचु को। तो अब हालांकि 31,000 मतों में प्रदीप बालमुचु कांग्रेस के वहाँ नेता रहे हैं, खुद की अपनी पहचान है, वहाँ से वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो उस 31,000 वोट में माना जाता है कि प्रदीप बालमुचु का अपना भी वोट शामिल था। मतलब दोनों को जोड़ कर देखिए तो मजबूत स्थिति में भाजपा उस समय थी, भाजपा या एनडीए अलायंस। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि भाजपा जब जो स्थिति 2019 में थी, क्या 2024 में वही स्थिति में खास करके रिजर्व सीट पर है भाजपा की? नहीं है ना। एक जो भाजपा के लिए सबसे अभी जो फिलहाल दुखद है वो है लक्ष्मण टुडू का जेएमएम में चला जाना। लक्ष्मण टुडू सर जो बता रहे हैं वो इकलौते ऐसे नेता हैं और भाजपा के, और भाजपा घाटशिला विधानसभा सीट पर अभी तक सिर्फ एक ही बार चुनाव जीत पाई है 2014 में, और वो लक्ष्मण टुडू चुनाव जीते हैं, और वो भी इस वक्त जेएमएम खेमे में है। जेएमएम खेमे में है। तो ये एक मतलब भाजपा के लिए निगेटिव है। अब चुनाव परिणाम और परिदृश्य तो एक किसी विषय, छोटे से विषय पर भी बदलता है, लेकिन लक्ष्मण टुडू पिछले बार ही जेएमएम में चले गए थे। तो एक तो वो जाना, और दूसरा जो सहानुभूति की लहर है, ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और जेएमएम को मजबूत करता हुआ दिखता है। इंडिया गठबंधन को मजबूत करने वाली बात एक और है कि 1990 में सूर्य सिंह बेसरा उस सीट से चुनाव जीते थे, और सूर्य सिंह बेसरा का आज हमारे सहयोगी अभिषेक पीयूष ने इंटरव्यू करके भेजा है, और उस इंटरव्यू में वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो सोमेश सोरेन के साथ खड़े हैं, मतलब रामदास सोरेन के परिवार के साथ खड़े हैं, वो जेएमएम के साथ खड़े हैं। तो ये तो, और एक तो लक्ष्मण टुडू जो इकलौते ऐसे भाजपा के उम्मीदवार या भाजपा के कैंडिडेट जो वहाँ से चुनाव जीते, वो भी जेएमएम के साथ हैं। और दूसरी बात, सूर्य सिंह बेसरा जो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे 1990 में, वे भी अब जेएमएम के साथ खड़े हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फर्क है। लक्ष्मण टुडू और सूर्य सिंह बेसरा का ग्राफ धीरे धीरे थोड़ा सा इधर कम गिरा है। तो ये थोड़ा सा, इधर भी चुनाव वो लड़े लेकिन बहुत कम वोट 2200 मत मिले सूर्य सिंह। 2009 के चुनाव में सूर्य सिंह बेसरा को 28,561 मत मिला था, लेकिन वही 2019 के चुनाव में मात्र 2255 मत मिले। 22,000 से 28,000 से 2255 वोट का आना। लेकिन चुनाव में तो 5 वोट 10 वोट मतलब सूर्य सिंह बेसरा का समर्थन ही मतलब थोड़ा सा मजबूती मैसेज है और मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे तो घाटशिला विधानसभा सीट पर कुल जो है 2,51,367 वोटर हैं, और आधे से अधिक वोटर जो हैं वो युवा हैं, और जो युवा वोटर हैं वो सूर्य सिंह बेसरा के ईरा को देख नहीं पाए हैं, वो उनके ज़माने को कि किस तरह से बिहार विधानसभा में वो गरजते थे और किस तरह से इस्तीफा देने की भी बात हुई थी। हाँ, अब मत देखिए, अगर मतलब ये अभी तो संभावित है, अगर सोमेश सोरेन और बाबूलाल सोरेन दोनों आमने सामने होते हैं, तो अब युवा तय करेंगे जो हम किस युवा के साथ जाएं। ये मतलब अभी तो बहुत जल्दीबाजी हो गया इस पर कमेंट करना, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी घाटशिला विधानसभा उपचुनाव। ऐसा इसलिए क्योंकि माना यही जा रहा है कि 2024 के चुनाव में चंपई सोरेन अपने सीट पर ज़्यादा फोकस किए, इसके अलावा और दूसरे सीट पर कर रहे होंगे, लेकिन बाबूलाल सोरेन के सीट पर वो फोकस नहीं कर पाए क्योंकि सभी जगह एक साथ चुनाव हो रहा था।
अभी जो है सिर्फ घाटशिला में चुनाव है, और जिस तरह से लगातार तस्वीर छोड़ रहे हैं चंपई सोरेन और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से खड़े हैं, भले ही कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन होंगे या फिर कोई और होगा, चंपई सोरेन चुनावी मैदान में रहेंगे। तो इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं, चंपई ही नहीं, हाँ, मतलब हम दूसरे बड़े नेता सभी पूरी पार्टी का फोकस होगा। पूरी उधर से भी होगा ना, मतलब केंद्र से भी होगा, यहाँ जो मतलब जेएमएम और इंडिया गठबंधन के तरफ से बिल्कुल भी बराबर का होगा। हाँ। मतलब हेमंत सोरेन भी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, कांग्रेस, मतलब उधर इंडिया गठबंधन और इधर एनडीए, दोनों का वहाँ एक जबरदस्त मुकाबला दिखेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि दोनों के लिए जीवन मरण का तो ये विषय नहीं है अभी फिलहाल, लेकिन भविष्य की राजनीति के लिए जो एक संदेश वहाँ से निकलेगा उसको हर कोई लूटना चाहेगा। अगर हेमंत सोरेन वहाँ पर यह उपचुनाव जीतते हैं तो उनका जो आज के डेट में जनाधार मजबूत दिखता है, या जो 2024 के चुनाव में उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की है, उसका सिलसिला और आगे बढ़ेगा। और अगर कहीं इंडिया गठबंधन को वहाँ किसी तरह का नुकसान होता है तो भाजपा का यहाँ से मतलब बढ़ोतरी की शुरुआत होगी। नहीं, दो तीन चीज़ें हैं। 2024 के चुनाव का जो कोई भी एनालिसिस करता है, इन दो तीन चीज़ों को तो ज़रूर एक्सेप्ट करता है। एक तो हेमंत सोरेन का जेल जाना और उसके बाद कल्पना सोरेन का चुनावी मैदान में आना, इसका एक फ़ायदा। दूसरी बात, मैया सम्मान योजना की राशि जो खटाखट 2500 जाना, और तीसरी बात बिजली, जयराम महतो की पार्टी का उदय होना और कई सीटों पर जो है उनके उम्मीदवारों का अच्छा वोट आ जाना। ये तीन समीकरण जिसे नहीं भूला जा सकता। बिजली वगैरह सरकार की तमाम जो स्कीम है उसको जोड़ सकते हैं। तो सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव के 9 महीने बाद वो तमाम चीज़ें अभी हूबहू है? नहीं, बहुत हद तक तो है, बहुत हद तक अभी परिदृश्य कोई ऐसा जेएमएम के निगेटिव राज्य में दिख नहीं रहा है, क्लियर कट। इस बीच दिसुम गुरु शिबू सोरेन चल बसे, हाँ वो चल बसे हैं, या कोई अभी प्रो, देखिए वो एसटी सीट सुरक्षित सीट भी है। हाँ। घाटशिला का विधानसभा क्षेत्र जो है वो एसटी के लिए सुरक्षित है। और झारखंड में 28 रिजर्व सीट में सिर्फ एक सीट पर भाजपा है, जो चंपई सोरेन खुद है। बस। हाँ। तो बाबूलाल मरांडी हैं तो वो जनरल सीट से है। तो अभी कोई आदिवासी विरोधी सरकार के, मतलब राज्य में सरकार के विरुद्ध कोई आदिवासी विरोधी ऐसी मानसिकता दिख नहीं रही है, इसलिए बहुत चेंज नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी जो हाल, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, रिम्स 2 को लेकर जिस तरह से आदिवासियों में एक गुस्सा है, प्रोटेस्ट है, क्या इसका असर और ये चुनावी मुद्दा बनेगा उस समय? देखिए, सूर्या हांसदा का मुद्दा हो या अन्य आदिवासी मुद्दों को लेकर जिस तरह से भाजपा सड़क पर उतर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन उसका वो असर नहीं है जो आप अभी जेएमएम को बहुत बौना कर सकते हैं। ये सीन कहीं नहीं है अभी, और इसको कहने में कोई हिचक नहीं है और किसी का पक्ष लेना नहीं है। अभी राज्य का जो मानसिकता है मतदाताओं का, वो अभी बहुत मजबूत है। और ये सूर्या हांसदा हो या आपका बांग्लादेशी का मुद्दा हो या कोई और भी आदिवासी मुद्दा है, इसको लेके जो जेएमएम का जो मजबूती है उसको भाजपा चाह रही है कि हम थोड़ा थोड़ा कमज़ोर करें, ताकि देखिए एक एक ईंट को खिसकाने से बड़ा बड़ा महल भी खिसक जाता है। तो बिल्कुल भाजपा चाह रही है कि किस तरह से कमज़ोर करें और उसी की तैयारी में जुटी है। लेकिन घाटशिला उपचुनाव, अब अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि बिहार उपचुनाव के साथ ही यहाँ पर, बिहार चुनाव के साथ ही यहाँ पर जो है उपचुनाव होगा, और उसी हिसाब से चुनाव आयोग भी तैयारियों में जुट गई है, और उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियाँ भी तैयारी में जुट गई है, और लगातार इसको लेकर जो है कैंपेनिंग अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। और कई बातें हैं जो लगातार घाटशिला उपचुनाव को लेकर निकल कर सामने आ रही है। आंकड़ों के हिसाब से भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाएं। हाँ, बोल रहे हैं। नहीं, एक चीज़ बता रहे हैं, जैसे बिहार का चुनाव कब होना है, कब हो सकता है, इसको चूँकि उसी से हम जोड़कर घाटशिला चुनाव को भी देखेंगे।
तो बिहार विधानसभा का कार्यकाल मतलब 22 नवंबर से पहले वहाँ चुनाव हो जाना चाहिए। तो 22 नवंबर मतलब इसका मतलब है जो वहाँ 18-19 नवंबर तक हर हाल में चुनाव संपन्न हो जाएगा, मतगणना हो जाएगी। इसके लिए वहाँ जो बिहार में छठ का बहुत बड़ा पर्व है, तो छठ पर्व जो है वो 28 अक्टूबर को संभवतः है, डेट थोड़ा उसी के आसपास है। तो एक सप्ताह बाद वहाँ गंगा स्नान मतलब कार्तिक पूर्णिमा आता है। तो आप ये मान के चलिए जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद वहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो सकती है नवंबर के सेकेंड वीक में, और 2 चरणों में होगा तो 3-4 दिन के बाद मतलब 15, 17, 18 नवंबर तक वहाँ चुनाव हो जाएगा। इसके लिए बिहार चुनाव की घोषणा सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में बिल्कुल होना है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पहले निर्वाचन आयोग पूरी चुनावी प्रक्रिया को ख़त्म करने के लिए लगभग हम लोग जो देख रहे हैं पिछले 4-5 चुनावों से 44 से 45 दिनों का समय लेता है, लेकिन धीरे धीरे चुनाव आयोग 45 से 44, 44 से 43, 43 से 42 मतलब एक 2 दिन घटाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आया और कम्युनिकेशन अब इतना फास्ट हो गया है कि मतलब प्रचार के लिए जो 16-17 दिनों का समय दिया जा रहा था पहले, उसको धीरे धीरे 14 दिन, 15 दिन मतलब 18 से 14, 15, 17 किया जा रहा है। तो कुल मिला के सितंबर के लास्ट, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में चुनाव की घोषणा होगी। तो बिल्कुल, और उसी समय घाटशिला में भी उपचुनाव होगा। और घाटशिला उपचुनाव जब से चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, तब से उस इलाके में खास करके कोल्हान के इलाकों में दीपक बिरुआ के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और माना यही जाता है कि कोल्हान की जिन सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की जीत हुई है, चाहे लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में, उसमें दीपक बिरुआ सरीखे जो नेता हैं उनकी अहम भूमिका रही है। हालांकि कई मायने जो है एक साथ मायने रखते हैं किसी चुनाव के परिणाम को बदलने में। और कुछ बता रहे थे सर? हाँ, हम ये बता रहे थे जो घाटशिला उपचुनाव को लेकर एक जो सिलसिला था वो अभी ब्रेक लगा हुआ दिख रहा है। जैसे आप याद करें जो हाजी हुसैन अंसारी की जब मृत्यु हुई थी तो उपचुनाव से पहले ही जेएमएम ने हफीजुल अंसारी को मंत्री बना दिया था। वहीं से ट्रेंड शुरू हुआ। तो वहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, वही दोहराया गया कहाँ, जगन्नाथ महतो की मौत के बाद उनकी पत्नी को, बेबी देवी को चुनाव से पहले ही मंत्री बनाया गया। यहाँ अभी ये मतलब हो सकता है जो 2-4 दिनों में सरकार उनकी पत्नियां उनके ट्रेंड है उसके हिसाब से लग रहा है कि यहाँ भी पहले मंत्री बना दिया जाएगा। क्योंकि सामने जो शख्स हैं, हालांकि उम्मीदवार के नाम की घोषणा तो नहीं है, 24 में जो चुनाव है उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन, चंपई सोरेन उनके पीठ के पीछे खड़े हैं। तो घाटशिला की जो लड़ाई है वो बीजेपी और जेएमएम की लड़ाई नहीं है। घाटशिला की जो पूरी लड़ाई है वो हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन के आमने सामने की लड़ाई हो गई है। हाँ, मतलब एक पक्षीय भी है। हाँ। जो वहाँ चंपई और हेमंत सोरेन आमने सामने ज़्यादा दिखेंगे। ऐसे तो पार्टी लड़ेगी और बीजेपी की भी लड़ाई। जब तक चंपई सोरेन जेएमएम में रहे तब तक हेमंत सोरेन पैर छूकर प्रणाम करते रहे और यहाँ तक विश्वास जताया कि जब जेल जा रहे थे तो अपनी गद्दी उन्हें सौंप कर भी गए। हाँ बिल्कुल, वो सम्मान करते रहे हैं। और एक अभी तक चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों का आप कोई ऐसा बयान नहीं देखे होंगे जो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध सीधा किसी विषय पर अटैक किया हो। तो अभी तक तो ये हेमंत बाबू ही बोलते रहे और मुख्यमंत्री भी जब रहे तब वही विधानसभा के अंदर भी गरज कर बोले कई बार कि हाँ ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार है जी। लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि उनका सम्मान नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ। हाँ, उसका तो अब पूरा वो तो अब जग जाहिर हो चुका है। जेएमएम छोड़े, भाजपा में आए, फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव भी जीते अपने पुत्र का, तो ये तो अब पुराना किस्सा हो चुका है। लेकिन मतलब कहने का मतलब एक जो मतलब सम्मान है वो दोनों अभी एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर राजनीतिक लड़ाई तो बहुत एकदम राजनीतिक लड़ाई है। और जब शिबू सोरेन का निधन हुआ, जो पार्थिव शरीर उनके घर पे रखा गया था, तो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आप भी देखे होंगे कि किस तरह से
पार्थिव शरीर से लिपट कर चंपई सोरेन रोते हुए दिखे। उसके बाद बेरमो के विधायक अनूप सिंह उन्हें अंदर तक लेकर गए। लेकिन ये बात अलग है। और दूसरी बात कि चंपई सोरेन उससे पहले तक ज़्यादातर कांग्रेस पर ही मुखर होकर बोलते रहे, लेकिन हाल के दिनों में दिख रहा है कि वो अब जेएमएम पर भी खुलकर बोल रहे हैं। जेएमएम पर नहीं तो कम से कम सरकार के फैसले पर वो बोल रहे हैं। अभी कल ही पांडे जी इंटरव्यू किए, उन्होंने विस्थापन आयोग को सिर्फ आईवास बताया है। नहीं, बोलना ही पड़ेगा ना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको मतलब जेएमएम पर नहीं बोलेंगे तो उनको भाजपा में रह के जिम्मेदारी क्या है उनकी? यही जिम्मेदारी है जो जेएमएम के पक्ष में जो आदिवासी वोटर एकजुट हैं उसको अपनी ओर लाना। तो उस वोटर को अपनी ओर लाने के लिए उनको जेएमएम पर ही बोलना पड़ेगा और आदिवासी मुद्दा ही उनको उठाना पड़ेगा। और वो ये कर भी रहे हैं, मतलब खुलकर कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है। आप देख सकते हैं जो संथाल में आंदोलन को लेके मतलब हुल दिवस पर उन्होंने वहाँ एक आयोजन का बात कही थी, या किसी मुद्दे पर रिम्स 2 का मुद्दा हो वहाँ भी वो हल जोतने गए थे, जाने वाले थे। हालांकि जेएमएम के लोग बोले वो खुद से हाउस अरेस्ट करवा लिए। हाँ, ये तो राजनीतिक बयान है, उस पर नेता तो कब क्या बोलेंगे। अब उसको तो अगर हुल दिवस पर भी जाने वाले थे, उनके लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो वो तो लगातार मतलब आदिवासी मुद्दों को लेकर बात अपनी रख रहे हैं। अब उनकी बात घाटशिला में कितनी सुनी जाएगी, अब हम लोग इसको देखेंगे। तो बिल्कुल घाटशिला में क्या कुछ होगा बड़ा दिलचस्प होगा, और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आज इस पर एक कम से कम समीकरण और आंकड़े के हिसाब से एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जो लोग, चूँकि कई तरह की चर्चा है कि भाई कोई बोल रहा है कि 10,000 वोट से रामदास सोरेन जीत पाए थे 15,000 से, लेकिन जो आंकड़ा है उसके अनुसार 22,000 से अधिक वोटों से रामदास सोरेन जीते थे। और ये आंकड़ा कम नहीं होता है। अगर 22,000 वोट बांटना भी होगा तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। 2-3 चीज़ों का जो जिक्र मैं कर रहा था कि आखिर 2024 के चुनाव का परिणाम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पक्ष में क्यों हुआ, इसके पीछे जो एक वजह तो मैंने बताया कि किस तरह से हेमंत सोरेन जेल गए, कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री हुई, जयराम महतो की पार्टी का उदय हुआ, मैया सम्मान योजना के पैसे जो है लगातार जाने लगे। लेकिन अभी हाल के दिनों में देखिएगा कि मैया सम्मान योजना के पैसे उस फ्लो से नहीं जा पा रहे हैं जो चुनाव के वक्त जा रहे थे या चुनाव के बाद जा रहे थे। तो अभी हालांकि कर्मा के दिन जो है कई जगह पर ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो इसका भी असर हो सकता है कि चुनाव में दिखे। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि वहाँ के जो डीसी हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भाई जिनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं होगा, पैसे आने में दिक्कत होगा, तो उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है। उस कैंप पर आकर आप समस्या का समाधान करवा सकते हैं। मतलब अब सरकार चाह रही है कि जो लोगों की शिकायतें हैं, समस्या है, वो दूर हो। तो ये कुछ बिंदु हैं जो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है। दूसरी एक अहम बात जो भाजपा के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है वो ये कि चंपई सोरेन फुल टाइम ये उपचुनाव में जो है घाटशिला में समय देंगे, और उनके समय देने के बाद हो सकता है कि ये समीकरण बहुत बदले और ये 22,000 वोटों का जो फासला है वो मिट सके। हाँ, उसको मतलब पाटने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो और नया दिख रहा है घाटशिला उपचुनाव में, वो ये दिख रहा है JLKM। अब पिछले चुनाव में मतलब जयराम महतो की पार्टी वो भी समय नहीं दे पाए थे। पहला वो नहीं है सवाल। मेरा ये है कि पिछले चुनाव में वहाँ जयराम महतो ने अपना उम्मीदवार दिया था। अब सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इस बार वो उम्मीदवार अपना देंगे। तो अगर उम्मीदवार देंगे तो वो उम्मीदवार जो होगा जयराम महतो की पार्टी का, वो किसका वोट काटेगा या किसको वो हराएगा या किसको वो जिताएगा। उम्मीदवार तो देंगे ही, मुझे लगता है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो भावनाएं से चलती नहीं है। जब जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ तब उन्होंने कहा कि चूँकि डेथ हुआ है इसलिए यहाँ पर उम्मीदवार हम नहीं देंगे। अब चूँकि वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो गया है और चुनाव लड़ना है, परीक्षा देना है, जनता के बीच जाना है, अपनी बातें कहनी है, लोगों को लुभाना है, तो उस हिसाब से तो वो चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है अब उनकी पार्टी को तो लड़ना ही चाहिए। हाँ, मतलब लड़ेंगे वही, लेकिन लड़ने के साथ साथ देखिए कभी कभी पार्टी, अब
जयराम महतो के बारे में कभी सरकार के समर्थक कहे जाते हैं, कभी भाजपा के समर्थक कहे जाते हैं, ये दुविधा बनी रहती है। तो उम्मीदवार देने से भी बहुत चीज़ें क्लियर होती है। अब वो उम्मीदवार वहाँ देंगे, वो उम्मीदवार के चयन से ही यह स्पष्ट होगा जो वो किसको प्रभावित करेगा, मतलब किस कास्ट का वोट या किस क्रीट का वोट वो काटेगा, और उस कास्ट और क्रीट का वोट काटने से किसको पॉजिटिव और निगेटिव होगा, वहाँ क्या समीकरण है, क्या समीकरण बनेगा। काहे कि इतना तो तय दिख रहा है आज के डेट में, जो घाटशिला का चुनाव एक तरफा नहीं होगा, ये तो क्लियर है। वहाँ पर संघर्ष होगा, जीत हार, लड़ाई आमने सामने की आमने और सामने। ये जो 22,000 के वोटों का फासला है, मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, कम होगा, 5,000 तक आ जाएगा। हाँ, मतलब उसका फासला कम होगा। रामदास सोरेन इससे पहले भी 6,000 के आसपास वोट से जीते थे, तो ये कम होगा। और उन सब चीज़ों के बीच ये छोटे छोटे मुद्दे भी बहुत प्रभावी होंगे। हालांकि जेएमएम के लिए एक बहुत सुखद स्थिति ये है कि वहाँ कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी है और कांग्रेस उस सीट पर मजबूत रही। प्रदीप बालमुचुक कई बार वहाँ से चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनाव जीते। 1995 से 2000 में वो विधायक बने थे और उसके बाद 2000 में फिर चुनाव जीते और 2005 में चुनाव जीते, 2 बार वो विधायक रहे हैं। और उसके बाद चुनाव जब लड़े तो अच्छा खासा वोट भी आया आजसू के टिकट पर। जब 2019 में चुनाव लड़े करीब 31,000 के आसपास वोट जो है उन्हें आया था। तो ये समीकरण है मोटा मोटी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन घाटशिला उपचुनाव पर जो है एक जानकारी आप तक पहुंचाएं ताकि आपको भी समझने में अच्छा हो सके। लेकिन इतना ज़रूर है कि घाटशिला का उपचुनाव भले ही इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़े, लेकिन ये ज़रूर स्थापित कर देगा कि 2024 में जो वोटरों का मिजाज था, क्या वही मिजाज 2025 में भी है। सरकार के 1 साल काम करने के बाद भी ये उपचुनाव का जब परिणाम आएगा तो इससे ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा। तो आप भी नज़र बनाए रखें, हम भी नज़र बनाए रखें। शुक्रिया। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in